थिंक ऑन मोस्ट पैरामीटर्स, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, जितने भी नंबर्स हैं, आप प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी देख लीजिए, डेट देख लीजिए, डेट काफी कम है इंडियन कॉर्पोरेट्स में, क्रेडिट ऑफ टेक अब हो रहा है, केपेक्स इन्वेस्टमेंट्स अभी बढ़ रहे हैं, जितने भी कोई भी आप मेट्रिक देखिए आप, आई थिंक वी आर लुकिंग दैट वे वेरी वेरी स्ट्रांग। हमारा मानना ये है कि आप अपॉर्चुनिटी सब जगह पे है, बट हमें इम्पोर्टेंट है कि रिटर्न्स कभी चेज नहीं करनी चाहिए। पिछले साल का रिटर्न इतना अच्छा हुआ वो देख के आप अगर आगे के लिए निवेश करेंगे तो यू मे एंड अप हैविंग डिसअपॉइंटमेंट। सो क्लियरली हमें देखना है कि उधर वैल्यू है कि नहीं। अगर वो मैं एंटर करने के बाद अगर 15-20% करेक्शन भी आ जाए वो जगह पे, एम आई कंफर्टेबल होल्डिंग व्हाट आई बॉट। तो वो सर्वगुण संपन्न जो इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको तीनों तीनों चीजें साथ में नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। you want to really be happy with any two out of the three. I would think that ज्यादा और जल्दी do not go well together. Relative attractiveness में आप देखेंगे, क्योंकि मिड और स्मॉल इतना चल चुका है, हमें लग रहा है लार्ज कैप में बहुत सारे बेलवेदर स्टॉक्स हैं जो चले नहीं हैं, और हमें लगता है कि लार्ज कैप शायद अगले आगे जाके परफॉर्म अच्छा कर सकता है, रिलेटिवली स्पीकिंग, नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिवली स्पीकिंग। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली व्हेन यू सेड बैलेंस एडवांटेज फंड, बिकॉज दैट वाज द सजेशन आई वाज प्लानिंग टू गिव। क्योंकि व्हाट बैलेंस एडवांटेज फंड डज, आपको अगर सिंपल भाषा में बताएं तो उसमें दो पॉन्ड होते हैं, एक कलेक्टिंग पॉन्ड रहता है, एक डिप्लॉइंग पॉन्ड रहता है। अच्छा। कोई भी अगर आप देखेंगे, इन्वेस्टर के पास दो चीजें साथ में होना बहुत डिफिकल्ट है, जो कि कैश और करेज। वी आर सराउंडेड बाय डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि हर चीज में ऐप है, हर ऐप में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका इतना ये आ गया, इतना पैसा बन गया, इधर पे ये रिटर्न आ गया, ये स्टॉक बजिंग स्टॉक टॉप 10 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दीज विल कम इन द वे ऑफ यू बिकमिंग अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। एंड इन एवरी एपिसोड वी ट्राई टू गेट समवन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। तो आज भी हमारे साथ है मिस्टर आनंद वरदराजन। सो मिस्टर आनंद वरदराजन इज द बिजनेस हेड फॉर बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, alternate products and product strategy at Tata Asset Management. Mr. Anand joined Tata Asset Management as a business head for banking and alternate products and product strategy in June 2018. He has a rich financial services experience of over 20 years across various areas of banking and wealth management. Mr. Anand Varatharajan started his career with Tata AIG General Insurance. Before joining Tata Asset Management, Anand worked with ICICI Bank for 7 years, heading the investment business in wealth management. Under his watch, the investment line grew substantially, both in terms of assets and fees. Before his tenure at ICICI Bank, Anand was with Citibank for nearly 5 years, where he performed various roles in wealth management. Mr. Anand Varatharajan is a qualified Bachelor of Commerce from St. Xavier's College, Kolkata, and an MBA postgraduate from Pune University. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात। Thank you so much for joining us today. जैसे हम आपको हर हफ्ते प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके लिए एक नए स्पीकर लेके आएंगे and we'll try to get interesting questions for all of you, जिससे हम सबको बहुत अच्छी learning मिले. And today we have with us someone very special, Mr. Anand Varatharajan. Mr. Anand Varatharajan is the business head for banking, institutional clients, alternate products and product strategy at Tata Asset Management. Hello Anand and welcome to the show and thank you for giving us your time. Thank you for having me. Sure, thank you Anand. So I think we'll start with the questions Anand, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत सारे questions line up किए and I do hope हमारे जितने भी questions हैं हमारे viewers उनसे बहुत कुछ सीखें। तो सबसे पहले इकोनॉमी से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड द फैक्ट कि हम सबको पता है कि इकोनॉमिक आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ दिस ईयर, लेकिन आई थिंक इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिसने हमेशा एटलीस्ट पिछले कुछ महीनों में हमें काफ़ी ट्रबल किया है। एक रिसेंट एनालिसिस बाय एसबीआई हैज़ प्रेडिक्टेड कि जो ओवरऑल इन्फ्लेशन होगा, रिटेल इन्फ्लेशन, वो करीब 6% तक चला जाएगा, विच इज़ द आइडियल आरबीआई टॉलरेंस लिमिट। तो आपके ओपिनियन में क्या इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को अच्छा ग्रोथ मिलेगा एंड एज एन इक्विटी इन्वेस्टर क्या मुझे इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलेंगे?
देखिए, इन्फ्लेशन में दो पार्ट होता है। एक कोर इन्फ्लेशन होता है और एक नॉन कोर। आप अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो कोर जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना नॉन कोर इन्फ्लेशन के हाल हाल ही में। और इसका मेजर कंट्रीब्यूटर वेजिटेबल प्राइसेस रहा है एक्चुअली नॉन कोर में। एंड आप देखेंगे कि वेजिटेबल प्राइसेस का जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी कूल ऑफ हुए हैं लेटली, पिछले कुछ हफ्तों में। जिसके चलते हमारा मानना है कि इन्फ्लेशन जो है आगे के प्रिंट्स आप देखेंगे थोड़े नॉर्मलाइज होएंगे। व्हाट इज द टॉलरेंस लिमिट इज समथिंग विच इज अ मूविंग टारगेट। ये इस पे बहुत क्लियरली बताना कि ये नंबर कंफर्टेबल है या ये नंबर पे आके कांटा अटक जाएगा या रुक जाएगा कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वेरियस फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। इस साल जो है मानसून आप देखेंगे काफ़ी, देर आर टू थिंग्स इन मानसून जो हमें देखनी पड़ती है। एक होता है जो क्वांटम ऑफ रेनफॉल एंड दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो इस साल जो है क्वांटम ऑफ रेनफॉल थोड़ा सा कम रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैज आल्सो बीन काइंड ऑफ, कहीं कहीं पे फ्लड्स आए, कहीं कहीं पे ड्रॉट आया है, जिसके चलते इट हैज नॉट बीन इवनली स्प्रेड। इस पे भी आगे चल के इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट आता है देखना पड़ेगा। August had been pretty bad from a monsoon perspective. September seems to be looking better. So ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी when we look at inflation and inflation expectation. बट दैट हैविंग सेड, इसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट में देखिए, हमें लगता है कि इन्फ्लेशन इज नॉट सच अ बिग एस्पेक्ट एज ऑफ नाउ एज फार एज इक्विटी मार्केट्स आर कंसर्न, क्योंकि समवेयर मार्केट में ये रियलाइजेशन है कि उनका जो लिमिट है इट इज़ नॉट अ रन अवे इन्फ्लेशन जैसा कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देख रहे हैं। हमारा इन्फ्लेशन अंडर चेक रहा है। आई थिंक आरबीआई ने बहुत ही अच्छा काम किया है इसको कंट्रोल में रखने के लिए, एंड दैट हैज़ रियली हेल्प्ड इन ensuring that we've not had the problem which western world is having. एंड इसलिए हमें लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट ऑन इक्विटी मार्केट्स जो है काफ़ी लिमिटेड रहेगा. We'll have to see. The one thing which we as investors have to be bothered is क्रूड का जो प्राइस है वो हाल ही में थोड़ा ऊपर चला गया है. Anything above 90-95, which is what it is at right now, around the 90-95 mark, that seems to be a bit of a concern for us. अगर ये कूल ऑफ हो जाता है या ये लेवल से थोड़ा सा नीचे आ जाता है, then it becomes comfortable. बट अदरवाइज इसका और इक्विटी मार्केट का थोड़ा सा इन्वर्स कोरिलेशन रहेगा. अगर ये बढ़ते चला गया तो इम्पॉर्टेंट है कि इसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट जो है हर चीज़ में, इसका इनपुट कॉस्ट तो रहता ही है, जिसके चलते फिर महंगाई एंड हेंस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड हेंस इंटरेस्ट रेट सब पे जो है इसका प्रभाव पड़ेगा. All right. But as an investor, can I expect good returns? आई थिंक इन्वेस्टमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट ये होती है कि आपको होपफुल रहना ही पड़ता है. बट आई वुड जस्ट ऐड दैट बाय सेइंग दैट अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं, आप अगर 3-4-5 साल का व्यू लेके अगर एंटर करते हैं, गिवन आई थिंक ऑन मोस्ट पैरामीटर्स, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, हमारा जितने भी नंबर्स हैं, आप प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी देख लीजिए, डेट देख लीजिए, डेट काफ़ी कम है इंडियन कॉर्पोरेट्स में, क्रेडिट ऑफ टेक अब हो रहा है, केपेक्स इन्वेस्टमेंट्स अभी बढ़ रहे हैं. जितने भी कोई भी आप मेट्रिक देखिए, आप आई थिंक वी आर लुकिंग दैट वे वेरी वेरी स्ट्रांग. So there is every reason to be very, very constructive on equity markets, and should be inflation beating if you take a 4-5 year view for sure. Sure. I'm sure our investors are quite happy to listen to this answer. All right. Okay. Let's understand one more thing. Nifty 50 ने अभी 20,000 mark touch किया recently, and of course the belief is कि it's because of the price rise in mid cap and the small cap space. लेकिन हर बार जब मार्केट नई हाइट्स को टच करती है, there's always a feeling कि हमें लगता है कि markets are expensive. And
आपके ओपिनियन में क्या लगता है कि जो लमसम इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हर कोई एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करता है, वी आल्सो हैव अ लॉट ऑफ लमसम इन्वेस्टर्स, क्या उनको अभी होल्ड बैक करना चाहिए? डू यू थिंक दे शुड वेट फॉर द मार्केट करेक्शन टू हैपन? एंड थोड़े एक्सपर्ट्स हैं जो बिलीव करते हैं कि एट दिस पॉइंट हमें मिड कैप और स्मॉल कैप से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट वैल्यूएशंस आर नॉट सपोर्टिंग दिस सेगमेंट। तो आपको क्या लगता है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस एज वेल? देखिए, ऑल टाइम हाई इज वन फ्रेज, और नए 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 नंबर जब हम छूते हैं तो हमेशा लगता है कि ये तो ऑल टाइम हाई है, अभी कैसे निवेश करें। जब निफ्टी पहली बार 6,000 टच करी थी तब भी ये डर हुआ रहेगा, उसके बाद 7,000 गई तब भी ये डर हुआ रहेगा, फिर 8,000, फिर 10, फिर 12। अब सो 20 हो गया है। 20 हो गया। तो द क्वेश्चन नेवर चेंजेस, निफ्टी लेवल हैज हमेशा चेंज होते रहता है, बट द क्वेश्चन नेवर चेंजेस। और there is a saying that waiting for a correction can be more painful than being through a correction. Yeah. एंड जब हमें मार्केट का, मतलब मैं तो मार्केट टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं मानता। एक कहावत होती है, देयर आर टू पीपल हु कैन टेल यू where the markets are headed. One is God, other is a liar. And I think बहुत मुश्किल है ये बताना कि मार्केट क्या करेगा, कब करेक्शन आएगा या कब बढ़ेगा। Sure. सो द बेटर थिंग टू डू इज, अगर आपको मेन चीज़ ये देखनी होती है कि मार्केट की वैल्यूएशन क्या है। मार्केट अगर बहुत सस्ता, अभी जैसे हमारे हिसाब से करीब 20-21 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है मार्केट, जो कि सस्ता नहीं है, Yeah. जो कि फेयर वैल्यू के आसपास है। तो इसमें जो है फिर आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसको बढ़ा देनी चाहिए। आपका जो इंस्टॉलमेंट्स है वो भी बढ़ा देना चाहिए ये लेवल पे। And lump sum investments, then I would say that go slow on lump sum investments. Look at playing this through SIP. And whenever markets are very very cheap, तब जाके आपको lump sum investment बढ़ा देना चाहिए. So at when markets are expensive, go through SIPs. When markets are cheap, go through lump sum. I think ये simple thumb rule है. And by expensive और cheap, I would say that जब भी 18-19 पी के आगे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो आप SIP कर दीजिए, ताकि अगर अगर कोई वीकनेस आती है, करेक्शन आता है, तो फिर आपको बेनिफिट मिले उसका। और जब मार्केट बहुत सस्ता रहता है, जैसे कि 14-15 पी टाइप अगर मिल जाता है मार्केट में, तब आपको लमसम इन्वेस्टमेंट्स देखना चाहिए, बिकॉज आपकी एवरेजिंग थोड़ी बेटर हो जाती है। बट वेटिंग फॉर अ करेक्शन इज समथिंग दैट आई वुड नॉट एडवाइज। सेकेंड, एज फार एज योर क्वेश्चन ऑन स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स आर कंसर्न, देखिए markets में हमेशा, if you were to look at a long journey, you will find that some pockets of the markets will always run a little faster, because या तो उधर ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है, या तो उधर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, या तो मतलब फ्रॉड ज़्यादा, ये भी हो सकता है। हमारा मानना ये है कि आप अपॉर्चुनिटी सब जगह पे है, बट हमें इम्पोर्टेंट है कि रिटर्न्स कभी चेज नहीं करनी चाहिए। पिछले साल का रिटर्न इतना अच्छा हुआ, वो देख के आप अगर आगे के लिए निवेश करेंगे तो you may end up having disappointment. So clearly हमें देखना है कि उधर वैल्यू है कि नहीं, और अगर वो मैं एंटर करने के बाद अगर 15-20% करेक्शन भी आ जाए वो जगह पे, एम आई कंफर्टेबल होल्डिंग व्हाट आई बॉट? Yeah. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप को पोज करने के लिए, और उसके हिसाब से फिर हमें निवेश करना चाहिए। Okay. So, Anand, you just said कि हमें जो है basically one time investment अभी शायद थोड़ा hold back करना चाहिए. Do you think a good strategy would be doing an STP? Of course, SIP, SWP नहीं है, but do you think STP अभी कर सकते हैं? क्योंकि my personal belief is कि अगर मुझे one time investment के लिए पैसा है अभी, और अगर मैं वेट कर रही हूँ मार्केट करेक्शन का, वो नहीं बचेगा, राइट? सो डू यू थिंक एसटीपी के जरिए इट वुड बी अ बेटर थिंग टू डू राइट नाउ? या SIP एंड STP आर द सेम थिंग एक्चुअली। SIP आपके बैंक के खाते से डेबिट होकर हर महीने एक डिसिप्लिन फैशन में जाता है। STP में आप जो है एक फंड में पहले ही लगा देते हैं, आप चाहे कोई भी मतलब डेट फंड हो या लिक्विड फंड हो, और उसमें से Yeah. मंथ ऑन मंथ ट्रांसफर होता है। सो देयर इज नॉट टू मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द टू।
आप SIP करें चाहे STP करें, बात एक ही है। आई मीन यू इट्स अ गुड वे टू स्टैगर योर इन्वेस्टमेंट्स आज की तारीख में। Sure. Okay. I think now that we are talking about systematic investments, my next question is going to be around, the different types of systematic investments that we have. SIP हर किसी को पता है. We all know it. We all do it. And SIP के ऊपर बल्कि I think बहुत सारी campaigns भी run होती हैं. And a lot of investors look at SIPs in a big way these days. काफ़ी एमसीज ने लाइक आई सेड एसआईपी के ऊपर तो बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च कर दिए हैं टॉकिंग अबाउट इट्स बेनिफिट, लेकिन आई थिंक SWP व्हिच आई थिंक इज सच अ ब्यूटीफुल सिस्टमैटिक वे ऑफ विड्रॉइंग मनी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती है. तो कैन यू हेल्प आवर इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड कि सबसे पहले SWP होता क्या है, एंड जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं वो SWP फैसिलिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑल्सो क्या कोई स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो SWP करते हैं, या like how do you really use SWP as an effective strategy? आई थिंक दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने रेज किया ये SWP का, एंड योर ऑब्जर्वेशन इज एब्सोल्युटली राइट कि SIP के बारे में और या STP के बारे में बहुत बात किया होता है, बट SWP का उतना सेम ब्रेथ में हम बात नहीं करते हैं. SWP इज अ वेरी एफिशिएंट टूल एक्चुअली फॉर एवरी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, और खासकर आज के तारीख में तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगा, क्योंकि ये टैक्स चेंजेस के बाद इट बिकम्स वेरी वेरी टैक्स एफिशिएंट आल्सो फॉर द इन्वेस्टर. तो what is it, how does it really work? So आप STP का एग्जैक्टली मिरर इमेज आप देखेंगे, वो होता है STP का एग्जैक्ट मिरर इमेज बिकम्स SWP एक्चुअली. सो आप अगर STP या SIP का एग्जैक्ट उल्टा, जैसे आप धीरे धीरे निवेश कर रहे हैं वैसे आप धीरे धीरे आप अपना विड्रॉल कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट्स को. सो बेसिकली एक जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है लमसम हो चाहे SIP हो, आपने बिल्ड किया उसको, और उसके बाद सिस्टमेटिकली आपने कहा कि मुझे मंथली इतना इतना पैसा मुझे चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट से, तो आप हर महीने किश्तों में आप विड्रॉ कर रहे हैं. हर महीने हो चाहे हर हफ्ते हो, वॉट एवर फ्रीक्वेंसी यू डिसाइड, आपके पास ऑप्शन है, आप रेगुलर फ्रीक्वेंसी में वो निकालें. उसका बेनिफिट, हाउ डज इट रियली वर्क, उसका बेनिफिट ये रहता है कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं, समझ लीजिए आपके पास 1000 यूनिट्स आपने इकट्ठा किया कोई फंड में, हर यूनिट में जो है आपके पास आपका कैपिटल का रकम भी रहेगा और अप्रिसिएशन का रकम भी रहेगा. जब NAV बढ़ जाता है तो NAV के अंदर आपने एक पर्टिकुलर portion of it would be equivalent of your capital, एंड समझ लीजिए NAV 10 का 12 हो गया, तो हर यूनिट में आपको 2 रुपए का, समझ लीजिए हर यूनिट में नहीं, डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग, यूनिट में रिटर्न भी रहेगा और कैपिटल भी इन्वेस्टेड रहेगा. तो आप जब SWP करते हैं, आपके पास 1000 यूनिट्स हैं, 1000 यूनिट से आप धीरे धीरे जब निकालते हैं तो हर विड्रॉल पे जो है आपके पास कैपिटल अप्रिसिएशन का भी क्वांटम रहता है और कैपिटल विड्रॉल वाला भी क्वांटम रहता है. सम पार्ट ऑफ आपकी पूंजी भी बाहर आ रही है और सम पार्ट ऑफ योर अप्रिसिएशन इज ऑल्सो कमिंग, जिसके चलते आपको टैक्स जो है कम लगती है, क्योंकि आपका जितना अप्रिसिएशन हुआ है, समझ लीजिए आपने अगर एक शॉट में रिडेम्पशन किया होता पूरा, तो आपको पूरे अमाउंट पे जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर टैक्स भरना रहता है. इसमें क्योंकि आप धीरे धीरे कर रहे हैं, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर विड्रॉल इज गेटिंग इम्पैक्टेड, और उसमें भी क्योंकि कैपिटल भी है और अप्रिसिएशन भी है, सिर्फ अप्रिसिएशन में लगता है. पूरे अमाउंट में मैंने जब कहा पूरे अमाउंट ऑफ गेन्स जब आप रिडेम्पशन करते हैं, या आप समझ लीजिए डिविडेंड प्लान लेते हैं, या समझ लीजिए लेट्स टेक एन लाइव एग्जांपल, आपने समझ लीजिए डिविडेंड प्लान लिया, तो डिविडेंड पे अभी आज के तारीख में टैक्सेशन है कि आपके इनकम के साथ ऐड हो जाता है. तो अगर हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट में है तो आपको पूरा टैक्स लगता है, आपका इनकम के हिसाब से टैक्स लगेगा, विच विल बी से 39%. आप अगर SWP के थ्रू आते हैं, आप उतना ही अमाउंट आपका जो डिविडेंड आ रहा है, आपने समझ लीजिए SWP किया, तो उसके अंदर आपका कैपिटल का अमाउंट भी रहता है और अप्रिसिएशन का अमाउंट रहता है. सिर्फ अप्रिसिएशन के अमाउंट पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जिस हिसाब से वो टैक्स लगता है, एंड उसके चलते आपको टैक्स में बहुत बचत हो जाता है.
तो इफेक्टिवली आप लंबे अरसे में अगर आप SWP में देखेंगे तो आपका टैक्स का जो कंपोनेंट है बहुत कम रहता है, एंड इट्स अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ विड्रॉइंग योर कैपिटल। मतलब मेरे सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँगा इट्स अ सिंपली वंडरफुल प्लान SWP। But then, what kind of investors should use SWP as a facility? देखिए, एनीवन हु इज वांटिंग टू हैव अ रेगुलर इनकम आउट ऑफ दैट, एनी इन्वेस्टर जो आज के तारीख में डिविडेंड प्लान में है, वो डिविडेंड प्लान में होके पूरा टैक्स, डिविडेंड जो है उसमें उनको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से पूरा टैक्स लगता है। Yeah. अगर वो डिविडेंड प्लान में ना होके अगर वो ग्रोथ प्लान में आ जाते हैं और ग्रोथ प्लान से फिर SWP लगाते हैं, उनका जो टैक्स का जो मात्रा रहेगा वो बहुत कम रहेगा। तो anyone who requires regular income, senior citizens who withdraw their money, anyone who's having monies in dividend plans, ये तीनों जो हैं आप अगर ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करके उससे SWP करते हैं, you'll be surprised by the amount of tax saving that you will have. Yeah, and like I think systematic transactions इतने wonderful होते हैं. They stagger our investments, yeah, they stagger our withdrawals, and I do hope everyone understands कि इतना effective technique आपके पास available है, and you should use that opportunity, Correct. to manage your money more effectively. So, okay, Anand, I think आपने एक बहुत ही simple सी और बहुत ही अच्छी चीज़ बोली थी, कि explain करने के लिए कि एक investor को क्या चाहिए होता है, ज़्यादा, जल्दी and कम झटका, right? Which is you need more returns, you need quick returns and you need less volatility. तो आप तो पहले हमें ये बताइए कि ये होता क्या है, and I think don't you think ये बहुत ही ideal चीज़ है? मतलब obviously ideally मुझे चाहिए होगा कि मैं अच्छे returns मिले, जल्दी मिले, volatility कम हो, which means risk कम हो, but ये तो बहुत ideal world हो गया, right? So is it even possible? ये तीनों ज में से आपको कोई 2 ज ही मिलेगा साथ में। Yeah. प्रॉब्लम वही है कि आपको ज़्यादा रिटर्न जल्दी नहीं मिलेगा। Yeah. और अगर आपको कम झटका मीन्स वॉलेटिलिटी, Volatility. एंड आई एम सेइंग कम झटका और ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो जल्दी नहीं मिलेगा। जल्दी चाहिए और कम झटका चाहिए तो ज़्यादा रिटर्न नहीं रहेगा, और ज़्यादा और जल्दी चाहिए तो कम झटका नहीं, ज़्यादा झटका रहेगा। ज़्यादा झटका मिलेगा। तो यू कैन ओनली आस्क फॉर 2 थिंग्स आउट ऑफ 3, यू विल नॉट गेट ऑल 3 थिंग्स टुगेदर। तो वो सर्वगुण संपन्न जो इन्वेस्टमेंट होता है जिसको तीनों चीजें साथ में नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। तो रियली लुक बी हैप्पी विथ एनी 2 आउट ऑफ द 3। आई वुड थिंक दैट ज्यादा और जल्दी डू नॉट गो वेल टुगेदर। आई थिंक आप अगर लंबे अरसे तक बने रहेंगे तो आपको बेटर एक्सपीरियंस रहेगा, तो जल्दी में मत रहिए, मेरा ये तो अगर so let me ask you this, तो अगर एज एन इन्वेस्टर आपको 2 पिक करने हुए तो आई एम गेसिंग यू वुड पिक ज्यादा एंड कम झटका, वुड दैट बी राइट? आई वुड थिंक ज्यादा अरसे तक आप बने रहेंगे तो कम झटका वैसे ही हो जाएगा, उसमें वैसे हो कम जाएगा। वॉलेटिलिटी वैसे ही हो जाएगा। You're picking those two, yeah. Yeah. All right. Okay. So, I mean, I think that's Jaldi doesn't work well. sure. In a very similar way, there is something called FPN, free perfect now. Yeah. जो फ्री और परफेक्ट है वो नाउ नहीं मिलता है, जो परफेक्ट और नाउ है वो फ्री नहीं रहता है, क्योंकि आपको परफेक्ट के लिए पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। Sure. जो नाउ और फ्री है वो परफेक्ट कभी नहीं रहेगा। फास्ट फूड कभी कभी न्यूट्रिशियस नहीं रहता है, Nutritious नहीं रहेगा। न्यूट्रिशियस रहता है वो नाउ नहीं मिलेगा, एंड यू पे हायर प्राइस फॉर इट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू कैन अप्लाई दिस कंसिस्टेंटली एवरीवेयर, Yeah. बट ये Yeah. बहुत सिंपल मैकेनिज्म है समझने का कि आप यू विल हैव टू बी केयरफुल ऑफ आप व्हाट यू आस्क। I think a balance is good, right? हर चीज में अगर एक balance है तो that's fine. Okay, so Anand, I think I have now we're going to talk a little bit about different categories of mutual funds. हमने concepts अभी थोड़े discuss किए, अभी थोड़े अलग-अलग categories के बारे में discuss करते हैं. In every episode we try to cover a few categories. So सबसे पहले I think जो हम mutual funds की बात करते हैं, I've realized कि म्यूचुअल फंड्स ना हमेशा एक ऐसे फंड को चुन ही लेते हैं जो एक चैंपियन होता है, which will help in garner maximum AUM, right? तो चाहे इंटरनेशनल फंड्स हों, चाहे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स हों, चाहे स्मॉल कैप फंड्स हों, सबने अपनी शेयर ऑफ लाइमलाइट देखी है. I think now it's the time for another very interesting category, which is multi-asset allocation funds. And I think हमने बहुत सारी AMCs recently देखी हैं जो multi-asset allocation funds को launch कर रही हैं. तो आपके ओपिनियन में जो multi-asset allocation funds होते हैं, क्या वो ऐसी मार्केट में when the markets are going up, क्या वो अच्छी इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं? एंड कैन वी से कि
ये फंड्स जो हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क को कम करने में हमारी मदद करते हैं? देखिए, एक सिंपल फिलॉसफी है जो जो कहता है कि व्हेन यू नो द रिस्क्स, हेज योरसेल्फ, व्हेन यू या डोंट नो द रिस्क, डिवर्सिफाई योरसेल्फ। तो जब आपके पास बहुत सारी, जैसे अभी आप ग्लोबल एनवायरनमेंट देखेंगे, हमें पता नहीं है इन्फ्लेशन का क्या सिचुएशन या है। हमें नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट्स पीक हो चुके हैं कि इसके आगे और आना बाकी है। हमें नहीं पता कि चाइना में क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट। जो चाइना मार्केट जो है इतना गिरा है, व्हाट इज इन स्टोर नेक्स्ट, हमें नहीं पता यूएस में रिसेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारे रिस्क्स हैं, और ये सारे रिस्क्स जब आते हैं तो फिर एसेट क्लासेस पे इसका प्रभाव पड़ता ही है। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू देन सेफ गार्ड? फिर आप थोड़ा सा पैसा इक्विटी में रखिए, थोड़ा पैसा आप डेट में रखिए, थोड़ा कैश में रखिए, और थोड़ा अदर एसेट जैसे या गोल्ड सिल्वर ऐसे आपने डिवर्सिफाई कर लिया। देन यू आर स्प्रेडिंग योर रिस्क अक्रॉस मल्टीपल एसेट क्लासेस, क्योंकि सारे एसेट क्लासेस एक साथ ऐसे जंप नहीं करते हैं, वो ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं। कोई ऊपर जाता है, जब जब इक्विटीज परफॉर्म नहीं करता है तब आप देखें गोल्ड परफॉर्म करेगा, प्रेशियस नेगेटिव कोरिलेशन, या नेगेटिव कोरिलेशन रहता है। तो जिसके चलते आप, आपका जो इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है जो वो बना हुआ रहेगा, आपका पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव इतना डीप नहीं रहेगा जितना एक एसेट क्लास या दो एसेट क्लास से अगर आप जुड़े हुए रहते हैं तो। इसीलिए मल्टी एसेट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि आप एक ही फंड में आप दो तीन एसेट क्लासेस, तीन चार एसेट क्लासेस आपको खेलने का मौका मिलता है। So I would think it's a good bet to have at this time, because you are getting a flavor of multiple assets in one single asset class. ये पॉपुलैरिटी की वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ इट्स मतलब हमेशा आपके पास एक मल्टी एसेट फंड होना चाहिए हमेशा। इट्स अ कोर एलोकेशन दैट यू कैन हैव इन योर पोर्टफोलियो। ओके, डू यू थिंक इट्स एडवाइजेबल फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स? व्हाई नॉट? आई थिंक मल्टी एसेट फंड जो है बाय डिजाइन थोड़ा हाइब्रिड, क्योंकि गिवन द नेचर उसमें सब कुछ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मात्रा में आपको मिलती है। डेट भी मिलता है, इक्विटी भी मिलता है, थोड़ा सा कमोडिटी भी मिलता है, थोड़ा सा आपको आर्बिट्राज भी रहता है। तो ऐसे चलते हैं, मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ बैड आइडिया फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स ऑल्सो। ओके, But then how much you invest, you can't have all your money or a large part of your money in multi-asset. या I would recommend that maybe hybrid kind of funds are better for first-time investors than multi-asset. It can't be your first fund. It can be one among the many that you many can. funds. Yeah. Okay, all right. So now let me ask you another interesting category जो I think काफ़ी famous भी है, which is the flexi cap funds. लेकिन हमने recently देखा है कि काफ़ी investors flexi cap fund से exit कर रहे हैं, considering flexi cap funds में large cap bias बहुत होता है। तो आपके opinion में do these funds fit into a first time mutual fund investors portfolio? और जो large caps होते हैं in general, क्या वो relevant है in markets like these? आज की तारीख में देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि एक नाउम्मीदी जब बनना शुरू हो जाता है ना, तब वो इंटरेस्टिंग हो जाता है वो Yeah. कैटेगरी। एंड क्योंकि अभी आप पलट के देखेंगे पिछले 1 2 3 साल के जो रिटर्न है, मिड एंड स्मॉल कैप्स के रिटर्न Yeah. ऊंचाइयां नई ऊंचाइयां छू रही हैं, जिसके चलते सबको लग रहा है कि हमें इधर पे लगाना चाहिए। दिस इज लाइक रेयर व्यू मिरर ड्राइविंग। हम पीछे का वो गाड़ी देख के अगर आगे सामने चलाएं तो आपको पता रहेगा, फिर क्रैश ही होता है। So I would not advise that. I think large cap is getting very relative attractiveness में आप देखेंगे, क्योंकि मिड और स्मॉल इतना चल चुका है। हमें लग रहा है लार्ज कैप में बहुत सारे बेलवेदर स्टॉक्स हैं जो चले नहीं हैं, और हमें लगता है कि लार्ज कैप शायद अगले आगे जाके परफॉर्म अच्छा कर सकता है, रिलेटिवली स्पीकिंग, नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिवली Yeah. स्पीकिंग। फ्लेक्सी कैप जो मैंडेट रहता है, आप अगर मैंडेट की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उसके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप लार्ज मिड स्मॉल में कहीं भी आप पैसे लगा सकते हैं। कोई मात्रा की बंदिश नहीं है कि आपको इतना ही लगाना है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। देयर इज नो कैपिंग दैट यू हैव। उसके बावजूद हमने देखा है हिस्टोरिकली वो थोड़ा लार्ज कैपिश रहता है, जो आपका जो पॉइंट था, विच इज़ ट्रू। नाउ
फॉर इन्वेस्टर्स हु डू नॉट अंडरस्टैंड मिड और स्मॉल में या उन्होंने पहले निवेश नहीं किया, देन इट्स नॉट अ बैड आइडिया। अगर डिवर्सिफाइड आपको लेना है तो थोड़ा सा लार्ज कैपिश बायस्ड फंड लेने में कोई Okay. मतलब मैं नहीं मानता कि कोई बुराई है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हमेशा कभी ये बहुत ज़्यादा मिड कैप ले लेगा, 50-60% मिड कैप रहेगा या स्मॉल कैप में मात्रा अपना बढ़ा देगा, आई वुड थिंक दैट्स नॉट द रीज़न वाई यू शुड थिंक, बिकॉज हिस्टोरिकली इन्होंने ऐसा बिहेव नहीं किया है कभी भी। ये थोड़ा लार्ज कैप टिल्टेड ही रहता है एट मोस्ट पॉइंट्स ऑफ द मार्केट। एट द मार्जिन थोड़ा चेंज होता है, बट हम हमारी जो एनालिसिस है, हमने जब स्टडी किया है तो हमने ये कैटेगरी लार्जली लार्ज कैप टिल्टेड ही देखा है। Okay. So Anand, help me understand why. ऐसा क्यों है कि फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर रहता है, कंसिडरिंग पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट? तो व्हाई इज इट जनरली लार्ज कैप फोकस्ड? देखिए, ये कैटेगरी जो है काफ़ी बड़ा है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। जब कैटेगरी बड़ा रहता है तो आपके पास पैसे AUM ज़्यादा रहते हैं। या आप उतना बड़ा AUM, अगर आपके पास बड़े बड़े फंड्स हैं, बड़े AUM के साथ आप अगर स्मॉलर मिड कैप खरीदने लगे, आपको उतना स्टॉक ही नहीं मिलेगा। दैट्स If you were to fill up your portfolio, you are a large AU, you have a large AUM in flexi cap, और आपको अचानक I don't know, but any very large portion of your AUM you want to invest in small cap because it's attractive. सडनली आपको 3-4-5 हज़ार करोड़ का अगर आपको लगाना है पैसा, तो यू विल नॉट बी एबल टू बाई स्टॉक्स। और आप स्मॉल कैप्स में स्टॉक खरीदने चलेंगे तो आप खुद ही मतलब फिर आपके वजह से ही वो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप सबसे बड़ी खरीदार आप ही रहेंगे मार्केट में फिर अच्छा। पर्टिकुलर काउंटर में। अच्छा। तो ये रीजन है कि आपको थोड़ा सा एक संतुलन बना के चलना होता है, एंड हेंस देयर इज अ टेंडेंसी टू टू हैव लार्ज कैप। जितना आपका फंड बड़ा होते जाएगा उतना देयर विल बी अ टेंडेंसी टू बी अ लिटिल लार्ज कैपिश। एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन द मार्केट। Fair enough. And it's very logical. You're absolutely right. It's a very logical way of looking at it. Yes. Okay. Just continuing the flexi cap conversation, अगर हम data देखें तो flexi cap funds have an average of about 61% allocation in large cap stocks. Focus funds का करीब 65% allocation है, contra funds का 55%, value funds का close to 55-57%, ELSS funds का 60 odd percent. तो अब हमें ये बताइए कि इतनी सारी इक्विटी फंड कैटेगरीज लार्ज कैप स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं? एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ योर आंसर सिमिलर टू व्हाट यू जस्ट गेव अस, बट प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इतना लार्ज कैप फोकस क्यों है? आई थिंक पहली बात, इसमें 2-3 चीजें और है। लार्ज कैप में देखिए लिक्विडिटी बहुत है। ये सारे फंड्स में जो है फ्लेक्सी कैप, ये सारे जितने भी फंड्स हैं, अगर इसमें आपको रिडेम्पशन आया, आपको रिडीम करके पैसा निकाल के देना है विथ लिमिटेड डैमेज टू योर पोर्टफोलियो, आप रिडीम करके मतलब लिक्विडेट करना आसान रहता है। या एंड जैसे जैसे आप स्मॉलर कैप्स में जाते हैं, जैसे कि मैंने इम्पैक्ट कॉस्ट का वाला पॉइंट बताया था आपको, या कि आप यू विल योरसेल्फ एंड अप बिडिंग प्राइसेस अपवर्ड्स। आई थिंक दोज आर थिंग्स दैट you want to avoid, and hence these tend to be a little more large capish. इसमें restrictions नहीं हैं। One large cap gives you liquidity, they are less volatile. You want to look at investor experience in some of these, because आप देखेंगे a lot of small retail investors also come, they understand, they may not understand the risk of small and mid caps and so on, but they will say okay, diversified funds, ELSS जैसे category है, diversified fund है। या तो the nature of investor is also important, कि आपके पास अगर retail investor जो आ रहे हैं, then you would want to make sure that they you would tend to run it a little more large capish, ताकि ये सारी जो availability of stocks हो, चाहे volatility of stocks हो, चाहे size of AUM हो, whether it can accept or not, all these things are better taken care of when you have a large cap tilt to it. ओके, फेयर इनफ। ओके, आई थिंक अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन हम स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेल सॉट आफ्टर कैटेगरी, अच्छा भी कर रही है फॉर दैट मैटर। स्मॉल कैप में अभी हमने मैसिव इन्फ्लोज देखे हैं, तो
इन द स्मॉल कैप कैटेगरी, कंसिडरिंग हम सबको पता है कि स्मॉल कैप्स आर रिस्की, क्या एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हम पैसिव फंड्स देख सकते हैं इन दिस स्पेस? सो बेसिकली एन इंडेक्स फंड विच इज ट्रैकिंग अ स्मॉल कैप इंडेक्स. तो कंसिडरिंग हाउ रिस्की द स्मॉल कैप इज दिस पर्टिकुलर स्पेस, अब हमें ये भी बताइए कि एक आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन इस कैटेगरी के लिए क्या होना चाहिए, एंड ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जिससे हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं इन स्पेशली इन द स्मॉल कैप स्पेस? देखिए स्मॉल कैप आई वुड थिंक दैट इंडेक्स पैसिव इंडेक्स मेरे राय में ऐसा मान मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है मैनेज करना स्मॉल कैप इंडेक्स पैसिव साइड में, बिकॉज एक तो लिक्विड रहता है और इंडेक्स रीबैलेंसिंग के टाइम पे आपको एफिशिएंसी लॉस हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स का वेटेज अगर बदल जाता है और आप अगर चेंज नहीं कर पाए वही स्पीड पे क्योंकि अवेलेबिलिटी स्टॉक्स ऑफ स्टॉक्स नहीं है या या सो उसके वजह से आपको थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर बढ़ सकता है स्मॉल कैप इंडेक्स में. तो यू आर बेटर ऑफ बीइंग इन अ प्योर स्मॉल कैप एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप देन अ पैसिव वन. इन एज फार एज टाइम होराइजन इज कंसर्न मैं तो कहूँगा क्योंकि ये इसमें रिस्क ज़्यादा है, आपको मिनिमम मिनिमम आई एम सेइंग 4 से 5 साल सोच के आना चाहिए. अगर आपके रिटर्न बन जाते हैं, इफ़ यू थिंक यू मेड योर मनी मच अर्लियर, देन आई थिंक आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले सकते हैं, बट आपको पकड़ के चलना चाहिए कि ये करीब 4-5 साल तक आप पलट के नहीं देखेंगे ये इन्वेस्टमेंट को. ओके. And you should have that time horizon. I would very strongly recommend. बट वुडंट दैट द लॉजिक वी वुड अप्लाई टू एनी इक्विटी फंड फॉर दैट मैटर? मीन जनरली बोला जाता है कि आप किसी भी इक्विटी फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 4-5 साल का टाइम होराइजन देखिए. तो स्मॉल कैप में भी 4-5 साल बहुत है, और डू यू थिंक लॉन्गर टाइम होराइजन वुड हेल्प? देखिए longer the better. I think I had mentioned ज़्यादा रिटर्न के लिए लंबे अरसे तक रहना पड़ता है, बट आई वुड थिंक इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन दिस कैटेगरी. दूसरे कैटेगरीज में देखिए हमने इतना लंबा मतलब 5 साल का बेयर मार्केट मुझे याद नहीं है कि हमने 5 साल का बेयर मार्केट ऐसा देखा है. Yeah. यूजुअली वी सीन वेरी शार्प ड्रॉप. एंड आजकल क्या है, अभी पिछले 10-12 साल में आप देखेंगे साइकिल टाइम्स हैव शॉर्टेंड इन रैलीज एज वेल एज फॉल. जो साइकिल्स हैं दे आर मच शॉर्टर साइकिल्स equity markets के. Sure. So which is but still I am saying that you come with a much longer time horizon in small cap. And मैं ये नहीं कह रहा कि आप बने रहिए 5 साल तक. If you see good returns which you've made and if you want to take some profit, there is no harm. But पिछले साल का रिटर्न अच्छा है, मुझे लग रहा है अगला 6 महीना 10 महीना 8 महीना बिल्कुल भी नहीं है. I mean this is no reason. And अगर ये व्यू के साथ कोई आ रहा है कि पिछले साल या 2 साल का रिटर्न अच्छा रहा है, दैट्स नॉट द रीजन टू इन्वेस्ट. Yeah. दैट्स द रॉन्ग रीजन टू इन्वेस्ट इन. Okay. All right. So I think all of us know कि AMCs हर महीने फैक्ट शीट को पब्लिश करते हैं. एज एन इन्वेस्टर फैक्ट शीट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन से स्टॉक्स में एक्सपोजर है, कौन से सेक्टर्स में एक्सपोजर है इन अ पर्टिकुलर फंड दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन. सो वी अंडरस्टैंड द कंप्लीट पोर्टफोलियो. लेकिन आई थिंक एक जो चीज़ जो मुझे जेन्युइनली समझनी चाहिए, या आई वुड लाइक टू नो, इज़ कि ये स्टॉक सिलेक्शन जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है, राइट? आई मीन व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड स्टॉक सिलेक्शन? सो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम टाटा एएमसी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड लेट्स मे बी टेक स्मॉल कैप फंड एज एन एग्जाम्पल. तो आप हमें ये बताइए कि एक स्मॉल कैप फंड में आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, एंड ऐसी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप फेस करते हैं while selecting small cap stocks? So देखिए at the highest level the philosophy that we have, there are various philosophies. हम ये नहीं कह रहे कि ये सबसे अच्छा and so on. किसी किसी का growth का philosophy रहता है where they invest in high growth companies and hence you pay higher price for buying those stocks. You don't mind, but आपको growth की आशा रहती है वो कंपनी से. किसी किसी का स्टाइल ये रहता है कि हम वैल्यू बाय करें, जो सस्ते जो जो चीप हैं वैल्यूएशन में उनको खरीदें, एंड वी प्ले फॉर री रेटिंग ऑफ दो स्टॉक्स. Sure.
हमारा मानना ये है कि वी बाय कंपनीज वेयर वी सी ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। तो हम ज़्यादा वैल्यू की तरफ भी हमारा झुकाव नहीं है, ना कि हमारा ग्रोथ की तरफ भी झुकाव है। हमारा ये मानना है कि बाइंग एट एनी प्राइस, मतलब प्राइस इज़ योर फ्रेंड। अगर आपने सही प्राइस पे आपने खरीदा, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग विच यू कैन कंट्रोल। सेलिंग प्राइस इज समथिंग विच यू डोंट कंट्रोल, क्योंकि वो Yeah. मार्केट डिसाइड करता है, प्राइस भी मार्केट डिसाइड करता है। बट आप आपके ऊपर डिसीजन है कि आप कौन से प्राइस में खरीदना चाहते हैं। आप पे Sure. कोई बंदिश या मतलब देयर इज नो कंपल्शन ऑन यू Yeah. टू बाय एट एनी प्राइस। सो दैट वे वी वांट टू बी वी आर पर्टिकुलर अबाउट प्राइस। बट ऐसा नहीं कि मतलब इतना you just buy it at deep value and you hope and pray that it does well, फिर वो अलग स्टोरी हो जाती है। तो विच इज़ वाई वी बिलीव इन दिस ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस एज आर फिलोसफी। वी हैव वैल्यू विद ट्रिगर्स। तो हमें जब दिखता है कि ये स्टॉक में ये ट्रिगर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से री रेटिंग हो सकता है, या कुछ वेरी टेंजिबल पॉइंट्स दैट वी कैन सी, तब जाके हम बाइंग का एक डिसीजनिंग लेते हैं वो वैसे कंपनीज में। रही बात स्मॉल कैप, जैसे आपने कहा कि एग्जांपल स्मॉल कैप का, देखिए स्मॉल कैप में तीन दिक्कतें या तीन चीज़ें आती हैं। वन, आई मीन द फिल्टर्स दैट वी हैव। हमारा जो फिल्टर है, हमारा मानना है कि यू नो वी लाइक टू लुक एट स्टॉक्स विच आर ग्रोइंग एट 15-20%. Yeah. We want to look at companies which can do well over the next 3 to 5 years, and hopefully also generating free cash flows. Now, अगर आप देखेंगे कि स्मॉल कैप में जब आप कोई भी स्टॉक लेने जाते हैं, तो तीन चीज़ें सामने आती हैं। एक, आपके पसंद का स्टॉक होना चाहिए, उसका प्राइस आपको समझ मतलब आपके पसंद का, या यू शुड बी ओके टू पे दैट प्राइस। Sure. And three, you should get the quantities that you want. अगर आपके पसंद का प्राइस भी है, स्टॉक भी है, बट क्वांटिटी पोर्टफोलियो में आने के बाद इट डज नॉट हेल्प। इतना छोटा क्वांटिटी मिला है आपको कि वो बहुत अच्छा भी कर दे तो आपको एनएवी में उसका ज़्यादा मूवमेंट दिखेगा नहीं, तो फिर फ़ायदा ही नहीं। So you'll have to look at all these three aspects before making that buying decision, and that becomes important. This is purely from a small cap perspective. अलग-अलग Yes. market cap पे अलग-अलग इसका um, Yeah, filter। because I'm sure, supply and demand, I'm sure, play a very big role here. So, obviously, okay. Now, I was just trying to understand this more from one category of funds, और हम small cap की बात कर रहे थे, The तो philosophy is of growth at reasonable price is something which is an overarching philosophy that we apply okay. for at the time of And buying, and that's the philosophy you follow across all funds, growth at reasonable price. pretty much. All right, okay. So now हमें पता है कि स्मॉल कैप फंड्स तो रिस्की होते हैं, तो डू यू थिंक एज एन इन्वेस्टर हम स्मॉल कैप की बजाय मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें मिनिमम वो 25% एक्सपोजर तो स्मॉल कैप में मिल ही जाएगा, प्लस आई गेट 25% इन लार्ज एंड मिड कैप एज वेल। सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट मल्टी कैप एज अ कैटेगरी, और क्या वो हमारे स्मॉल कैप फंड्स को रिप्लेस कर सकता है? Absolutely, I think clearly this is a very good way of playing. It's a very good suggestion that you brought up. That rather than buying a pure fund, if you want to have that, आपको चाहिए भी, बट उसका पूरा डर भी है। इम्पैक्ट डर भी है, एंड सो ऑन। आई थिंक इट्स अ गुड वे टू प्ले मल्टी कैप। वी आर सीइंग लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी इन दैट कैटेगरी। हम देख रहे हैं इवन विद इन टाटा वी आर सीइंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट अमंग इन्वेस्टर्स इन मल्टी कैप एज अ कैटेगरी, प्राइमरली बिकॉज इसमें आपको तीनों लार्ज मिड एंड स्मॉल मिनिमम जो कंडीशन है, वो आपको मिनिमम 25% रखना पड़ता है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट। आखिर का जो 25 है वो आप कहीं भी लगा सकते हैं इन एनी ऑफ दीज मार्केट कैप्स। सो आपको एक फ्लेवर सबका मिलता है, एट द सेम टाइम पूरा का पूरा उसका जो वॉलेटिलिटी है आपको बहुत रिलेटिवली काफ़ी कम हो जाता है, vis-a-vis if you were to buy it standalone. So it's a good way to play, I would think. Okay. And investors who understand the risk involved in mid and small, I think multi-cap becomes a very, very good category. Okay. So just adding on from the flexi cap conversation that we were having, जिसमें हम बोल रहे थे flexi cap बहुत large cap heavy होते हैं,
तो डू यू थिंक मोस्ट मल्टी कैप्स में जो लास्ट 25% रहता है वो लार्ज कैप में जाता है, और इज इट और डिफरेंट? डिपेंड करता है, वो भी टाइम के अनुसार डिपेंड करता है। कहीं कहीं पे हमने देखा है कि एट द मार्जिन चेंज रहता है मिड एंड स्मॉल के बीच में। चलो। बट अगर आप, आई वुड जस्ट पुट इट दिस वे दैट आप अगर यू नो इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखें तो पहले लार्ज कैप है, प्योर लार्ज कैप, उसके बाद लार्ज एंड मिड एक कैटेगरी है, वहां पे आप देख सकते हैं। इफ यूर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आई विल से स्टार्ट विद लार्ज कैप, देन यू लुक एट लार्ज एंड मिड, then you can have flexi cap which can potentially have more mid caps or lesser mid caps depending on the market situation, depending on the Yeah. fund. Then you'll have multi cap where your minimum number percentage is fixed at, from a Yeah. least risk or least this thing to uh, slightly more risky kind of investments. फिर मल्टी कैप आता है, फिर इंडिविजुअली मिड कैप स्मॉल कैप ऐसे फंड आने शुरू हो जाते हैं। सो I Okay. think that's the way you should really try and ladder your portfolio. Okay. So let me ask you one more question related to a category which I think शायद एक first time investor के portfolio में होनी चाहिए, but feel free to give your opinion on this, which is passive funds. And जब हम passive funds की बात करते हैं, of course कोई भी actively managed fund देखें तो उसमें बहुत सारे factors होते हैं जो मैं कंसिडर कर सकती हूँ while selecting a good active fund for myself, right? I think बहुत डेटा रहता है when it comes to active funds. लेकिन जब हम पैसिव फंड्स की बात करते हैं, राइट, ऑल ऑफ देम अगर हम एक कैटेगरी लेके चलें, टेंड टू होल्ड द सेम पोर्टफोलियो। तो मान लीजिए मैं एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को या ईटीएफ को कंपेयर कर रही हूँ अक्रॉस मल्टीपल एएमसीज, पोर्टफोलियो तो सेम ही रहेगा। तो मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूं बिटवीन टू फंड्स? सो इज इट ओनली ट्रैकिंग एरर? क्या सिर्फ ट्रैकिंग एरर मुझे मदद कर देगा कि ट्रैकिंग एरर विल हेल्प मी डिसाइड कौन सा इंडेक्स फंड पिक करना है, और शेयर जस्ट इन्वेस्ट इन द इंडेक्स फंड विच हैज द लोएस्ट कॉस्ट? तो इंडेक्स फंड में कैसे सेलेक्ट करूं? एक्टिव फंड के लिए तो बहुत कुछ अवेलेबल है। देखिए, इंडेक्स फंड में दो तीन चीजें होती है। एक होता है ट्रैकिंग एरर, जैसे आपने कहा। कॉस्ट टू कस्टमर, आई एम जस्ट मेकिंग इट एज अ बिगर थीम विच इज कॉस्ट टू कस्टमर। क्या है या कॉस्ट टू कस्टमर में? आपका टीआर भी आ जाता है, ट्रैकिंग एरर भी आ जाता है, और दोनों टोटल करके फिर आपको देखना चाहिए कि आपका कितना खर्चा हो रहा है। कहीं पे कॉस्ट बहुत कम है बट ट्रैकिंग एरर बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली आपको उतना इंडेक्स का रिटर्न का लीकेज हो रहा है। या So ultimately your the cost to customer is going up, चाहे रिटर्न कम हो रहा है चाहे कॉस्ट बढ़ रहा है, whichever way you look at it, it's one and the same. वन एंड सेम। या तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों कंबाइंड देखना चाहिए। दूसरा ये ओके। देखना चाहिए कि साइज कितना बड़ा है, वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें जो है देखनी होती है, एंड इसका बेनिफिट आपको दिखेगा। आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आप जब इंडेक्स चुनते हैं तो यूनिकनेस ऑफ दैट इंडेक्स क्या है। जैसा कि हमारा एक मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स हमारे पास एक या है। तो मिड कैप्स जैसे आपने कहा कि रिस्की हैं, या बट हमने वेरियस फैक्टर्स टेस्ट करने के बाद एक मोमेंटम वाला फैक्टर चुना, और हमने देखा कि मिड कैप मोमेंटम के साथ हम जब जोड़ के देखते हैं तो उसका आउटकम जो है फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड परस्पेक्टिव, दोनों तरफ से हम अगर देखें तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आउटकम्स काफ़ी बेहतर रहा है vis-a-vis अ प्योर मिड कैप इंडेक्स फंड। दोनों पैसे भी है, बट इसमें आउटकम्स फार बेटर हैं, फार सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। ओके। सो दीज आर डेफिनेटली वेरी वेरी गुड एडिशंस टू हैव। हम खुद बैठ के ये सब चीज़ें अगर हमें क्वांटिफाई करके अगर एनालाइज करके करना होगा, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। द सेकेंड बेस्ट थिंग यू कैन डू इज बाय द बास्केट। ओके। तो विच इज़ वॉट आई वुड सजेस्ट। अगर आपको खुद एनालाइज करना डिफिकल्ट लग रहा है, मिड कैप में कोई आपको बोलता है ये फंड ले लो वो फंड ले लो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या लेना चाहिए, या कोई कोई भी कैटेगरी हो, बट देन यू हैव अ पैसिव विच इज़ अवेलेबल, आई थिंक इट जस्ट बिकम्स ईजी, बिकॉज आप फिर सीट मिले नहीं मिले बट ट्रेन तो पकड़ लोगे आप, एंड श्योर। वही टाइम पे पहुंचोगे स्टेशन। आप जो सीट बैठ के आ रहा है या जो खड़ा है वही टाइम पे स्टेशन पहुंचोगे, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके। ओके, बट ओवरऑल वी कैन से कि अगर हम इंडेक्स फंड देख रहे हैं तो कॉस्ट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प मी डिटरमिन अक्रॉस टू एएमसीज सेम कैटेगरी। Cost is something that I would look at very closely. I mean, pretty much. Uniqueness of the first is uniqueness. What is it? How unique is it? Uniqueness of the strategy first is, अगर सेम है Okay. तो फिर ये सब फैक्टर्स आ जाते हैं All कि right. Okay. साइज Okay. कितना बड़ा है, वॉल्यूम्स क्या हो रहा है,
कॉस्ट द कस्टमर क्या है, उसमें TER कितना है, ट्रैकिंग एरर कितना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, ओके। सो हम हमेशा ये क्वेश्चंस अपने वी आस्क आवर स्पीकर्स टू टेल अस अबाउट दिस, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो बहुत काफ़ी वी हैव अ लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स नाउ, एंड आई थिंक वी हैव सीन द ट्रेंड इन द लास्ट 3 years सिंस कोविड की बहुत सारे लोग एक्विटी मार्केट्स में एंटर किए हैं। आई थिंक कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस शायद उतना अच्छा नहीं रहा है, राइट? बिकॉज एज एन इन्वेस्टर, अगर मुझे आई मे हैव द विलिंगनेस टू स्टार्ट माई इन्वेस्टमेंट्स इन एक्विटी, लेकिन अगर मैं सही तरीके से शुरुआत नहीं कर रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस अगर बुरा हो गया पहले ही, तो फिर मेरा एक्विटी में से भरोसा ही उठ जाएगा विद टाइम, राइट? तो देर आर सर्टन कैटेगरीज विच एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आई शुड स्टार्ट माई इन्वेस्टमेंट्स विद। तो पहले आप हमें ये बताइए कि वो कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं जो मैं जिससे मैं शुरू कर सकती हूँ एज एन इन्वेस्टर। प्लस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है बैफ, विच इज़ द बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। तो आप हमें ये बताइए कि जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स होते हैं, वो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में फिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली व्हेन यू सेड बैलेंस एडवांटेज फंड, बिकॉज दैट वाज द सजेशन आई वाज प्लानिंग टू गिव। क्योंकि व्हाट बैलेंस एडवांटेज फंड डज, आपको अगर सिंपल भाषा में बताएं तो उसमें दो पॉन्ड होते हैं, एक कलेक्टिंग पॉन्ड रहता है, एक डिप्लॉइंग पॉन्ड रहता है। अच्छा। कोई भी अगर आप देखेंगे, इन्वेस्टर के पास दो चीज़ें साथ में होना बहुत डिफिकल्ट है, जो कि कैश और करेज। कोई भी क्राइसिस के टाइम पे कैश रहता है या करेज रहता करेज रहता है, you're है, right. या दोनों रहता है तो क्राइसिस भी होना चाहिए, तीसरी बात, थर्ड सी। बट यू विल फाइंड दैट कैश और करेज का साथ में होना बहुत ही मुश्किल है। Yeah. एंड मार्च 2020 में जब इंडेक्स कोविड के बाद, मतलब व्हेन मार्केट्स फेल वेरी शार्पली, लॉट ऑफ पीपल हैड कैश, दे डिडंट हैव करेज। जिसके पास करेज था उन्होंने पहले ही डिप्लॉय कर लिया था, कैश बॉटम ऑफ द मार्केट तक उनको मिला नहीं था, या शायद उन्होंने लगा दिया था पैसा। बैफ जो है एक ब्यूटीफुल कैटेगरी, ये जो कलेक्टिंग पॉन्ड और डिप्लॉइंग पॉन्ड के वजह से, थिंक ऑफ इट लाइक अ सिचुएशन वेयर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट के हिसाब से वो फंड जो है ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा आपको कितना फीसदी आपको इक्विटी में रहना है, कितनी फीसदी आपको डेट में रहना है, और उसके हिसाब से एसेट एलोकेशन डिसाइड करता है। आपको पहले कैश लोड कर देना है, एंड उसके हिसाब से इट विल फायर ऑन इट्स ओन। व्हेन इट सीज द अपॉर्चुनिटी इट विल फायर मोर, व्हेन इट डज नॉट सी द अपॉर्चुनिटी इट विल विड्रॉ एंड कीप इट बैक। Sure. तो यू आर सेव्ड ऑफ ट्राइंग टू डू दी हार्ड वर्क, क्योंकि वो फंड खुद ये चीज़ कर लेता है। करेज जो है आपके पास वो टाइम पे नहीं रहेगी, और कैश भी नहीं रहेगी, दोनों चीज़ें फंड में आप दे देते हो ताकि वो खुद ये चीज़ कर सके। एंड इट ब्यूटिफुली सॉल्व्स दैट प्रॉब्लम टुगेदर। क्योंकि आपने अगर बैफ में डाल दिया रहता है, आपको अगर मैं पूछता उस दिन मार्च में अगर मैं पूछता 2020 में कि आप निवेश करिए, अच्छा समय है, बट आपके पास करेज ही नहीं रहता, आपको बहुत सारे रिपोर्ट आपने देखा रहेगा, या इतना अंधेरा था तब कि आगे क्या होने वाला दिख नहीं रहा, तो आप वेरी वेरी नेचुरल कि स्वाभाविक है कि आप बोलेंगे कि भाई मुझे नहीं करना। Yeah. बट आप अगर बैफ में बने रहते हैं, तो बैफ ने अपने आप अपना मॉडल के हिसाब से इक्विटी का मात्रा बढ़ा दिया रहता काफ़ी हद, Sure. जिसके चलते ऑटोमेटिक फंड करेजियस बन जाता है, बट आपका करेज से उसका लेना देना कुछ है नहीं, and it can do that very beautifully. So I think it's an excellent fund, which excellent category. I think we do something similar in our BAF, PE Okay. based जो मॉडल होने के अलावा हम उसमें बहुत सारे और सिग्नल्स देखते हैं, जिसके चलते हम इक्विटी की मात्रा बढ़ाते हैं या कम करते हैं। फॉर अ फर्स्ट Sure. टाइम इन्वेस्टर आई थिंक ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। Okay. And any other categories that a first time investor can start with? आई थिंक जैसा कि मैंने कहा, यू नो योर बैफ मल्टी एसेट आर गुड कैटेगरीज फॉर समवन टू रियली स्टार्ट विद, Okay. लार्ज Got कैप, it. बट बैफ बिफोर लार्ज कैप एक्चुअली। Okay. So now, Anand, tell us this. आप इतने सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो हमें अपनी लर्निंग्स के बारे में बताइए, प्लस टेल अस द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड जिससे हम सीख पाएं।
and we don't repeat those mistakes. देखिए लर्निंग्स में ऐसा है कि मैं हमेशा हर मार्केट साइकिल में कोई बज़वर्ड ढूँढते रहता हूँ कि वो बज़वर्ड आ गया तो समझ जाने का कि मार्केट जो है Yeah. पीक कर रहा है या ये बबल फेज़ में चला जा रहा है। जैसे कि हमने 90s में ये वर्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमने सुना था कि सब Yeah. कंपनीज़ का रिप्लेसमेंट कॉस्ट और ये वाला एक चीज़ बज़वर्ड हो गया था और दैट बिकेम द वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी। Yeah. 98 2000 वो Y2K के फेज में वो टाइम पे दो बड़े ट्रेंड्स देख रहे थे कि आईटी का एक ट्रेंड था और एक मॉल्स और रिटेल मॉल्स तब बहुत सारे आ रहे थे। तो ये जो बज़वर्ड्स थे तब आई बॉल्स एंड फुटफॉल्स वाले थे कि आपके आपके वेबसाइट में कितने जन विजिट कर रहे हैं, आपके मॉल में कितने फुटफॉल्स हो रहे हैं, और ये बज़वर्ड्स आ रहे थे एंड इट एंडेड बैडली। देन 2005 से 8 के बीच में आप देखेंगे कि द बज़वर्ड्स वेयर ऑर्डर बुक्स एंड इंफ्रा कंपनीज चल रही थी, तो सबके ऑर्डर बुक्स की बातें हो रही थी, सबके लैंड बैंक्स की बात हो रही थी, रियल एस्टेट वाज डूइंग वेल, सो किसके पास कितना ज़मीन है और उसके बेसिस में वैल्यूएशन हो रहा था। अगेन दैट शुड हैव गिवन यू यू नो इनफ दिस थिंग। आगे चलिए तो फिर आपको ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जीएमवी जो वैल्यूएशन मेथडोलॉजी हो गई थी कुछ रिटेल ऑनलाइन रिटेल फर्म्स के लिए, तो दैट बिकेम द मेथडोलॉजी एंड दैट डिडंट एंड वेरी वेल। तो ये जो बज़वर्ड्स हैं हमें देखते जैसे वो सारी चीज़ें हमें देखती रहनी पड़ेगी कि अभी क्या नया आ रहा है, एंड देन यू गॉट टू मेक श्योर दैट आपके फिर एंटेनाज अप होने चाहिए कि अ, ये इसके अंदर हम ट्रैप ना हो जाए। एंड दोज आर थिंग्स दैट एंड मार्केट आपको बहुत समय देगी, बहुत अपॉर्चुनिटीज देंगी, एंड यू हैव टू रिमेन सेम स्टडी एंड समवेयर ट्राई एंड शट ऑफ द नॉइज। बहुत सारे नॉइज, बहुत डिस्ट्रैक्शन, इनफैक्ट आज के तारीख में मुझे लगता है कि यू आर सराउंडेड बाय डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि हर चीज़ में ऐप है, हर ऐप में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका इतना ये आ गया, इतना पैसा बन गया, इधर पे ये रिटर्न आ गया, ये स्टॉक बजिंग स्टॉक टॉप 10 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। these will these will not help, these will come in the way of you becoming a सक्सेसफुल इन्वेस्टर, क्योंकि आपको इधर पे क्रीज में डटे रहना पड़ेगा लंबे अरसे तक टू रियलाइज दैट। आप ऐसे अगर डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे यू आर कमिंग इन द वे ऑफ कंपाउंडिंग। एंड मेन जो है इन्वेस्टिंग में, व्हेन डोंट अननेसेसरली इंटरप्ट कंपाउंडिंग लाइक दिस। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंपाउंडिंग को बने रखें अपने पोर्टफोलियो में और उसको उसको अननेसेसरली इंटरप्ट ना करें। Sure. Wonderful. Thank you, Anand. Okay, just the last question. कोई book recommendations हमारे viewers के लिए through which they can probably learn a little bit more about equity markets? I think there are many books. ऐसा कोई there is not one that I can, but I'm just saying that in the Intelligent Investor सबको पढ़ना चाहिए। It's a great book. खासकर द कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर मार्केट जो कॉन्सेप्ट उसमें इंट्रोड्यूस किया, एंड हाउ मिस्टर मार्केट विल कीप कमिंग। एक्चुअली मार्केट को पर्सोनिफाई करके उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे, मतलब मिस्टर मार्केट विल कम एंड ऑफर यू अ प्राइस व्हेन यू डोंट वांट इट, मेक यू tempt you, force you to sell, and so on. I think it's a remarkable way of explaining markets to us. So one should look at it. One should read that. Then there are many other books that, I mean, I think आज के तारीख में आप देखेंगे बुक्स हो चाहे रिपोर्ट्स हो चाहे मेमोज हो, इतने सारे हैं। इंटरनेट इज फुल ऑफ दैट। वॉरेन बफेट के लेटर्स हैं, एनुअल शेयर होल्डर लेटर्स, द मेमोज ऑफ हॉवर्ड मार्क्स। आई थिंक ये सब टाइमलेस हैं, दिस विल नेवर गेट Outdated. आउटडेटेड, एंड आई थिंक ये सब टाइमलेस है। ये सब अगर इफ you just read something every day, it just makes us wiser. Like Charlie Munger says, the objective of every person should be to go to sleep a little wiser than they woke up, and that will happen when we read.
वंडरफुल, थैंक यू सो मच आनंद। आई थिंक आज का कॉन्वर्जेशन काफ़ी एनरिचिंग था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई डू होप आवर व्यूअर्स हैड अ वंडरफुल टाइम विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। Wow, what a wonderful conversation with Mr. Anand. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि एज पर SBI सर्वे उसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन है वो शायद 6% मार्क अभी टच कर जाएगा एंड 6% इज बेसिकली द टॉलरेंस लिमिट फॉर RBI। तो क्या इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ेगी? तो मिस्टर आनंद सेज कि अगर देखा जाए तो अभी वेजिटेबल प्राइसेस काफी कूल ऑफ हुए हैं, जिसकी वजह से ये एंटिसिपेशन है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मॉनसून जो है उतने इवनली स्प्रेड आउट नहीं है एंड दैट कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। फिर अगर हम क्रूड ऑयल प्राइस की बात करें तो क्रूड ऑयल प्राइस भी काफी हाई है and इसकी वजह से it will show some difficulty on the stock market, on the Indian economy, और इसको जो है बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। फिर हमने ये डिस्कस किया कि निफ्टी 50 ने रिसेंटली 20,000 मार्क टच किया है and this is of course driven by a high price rise in the mid cap and the small cap stocks. तो जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको लमसम इन्वेस्ट करना है, क्या उनको अभी अपने लमसम इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके रखना चाहिए एंड वेट फॉर अ मार्केट करेक्शन? सो मिस्टर आनंद सेज कि stock markets will continue to hit all-time highs. As the saying goes, far more money has been lost in anticipating a correction by the investors than lost in the correction itself. लेकिन as an investor अगर आपके पास कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है तो अभी आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू टू इन्वेस्ट थ्रू SIPs इवन इफ द मार्केट्स आर हाई। हम अपने हर एपिसोड में SIPs के बारे में इतना डिस्कस करते हैं, तो हमने सोचा इस एपिसोड में SWP के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मिस्टर आनंद से हमने ये पूछा कि SWP एज अ फैसिलिटी क्या होता है। SWP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो मिस्टर आनंद सेज कि जो SWP होता है वो बिल्कुल SIP का ऑपोजिट होता है। तो SWP में जो है एक इन्वेस्टर रेगुलर इंटरवल्स पे एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर सकता है अपने म्यूचुअल फंड से, और ये जो विड्रॉल्स होते हैं वो काफी टैक्स एफिशिएंट भी होते हैं। जो SWP फैसिलिटी होती है वो आइडियल ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए होती है जिनको रेगुलर इनकम चाहिए। Then we also asked, Mr. Anand who had said कि एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए? एक इन्वेस्टर को 3 चीजें चाहिए, ज्यादा, जल्दी और कम झटका। ज्यादा माने मोर, जल्दी माने क्विक एंड कम झटका माने लेस वॉलेटाइल। तो हमने उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या होता है। तो मिस्टर आनंद सेज कि एक इन्वेस्टर को इन 3 चीजों में से सिर्फ 2 ही चीजें मिल सकती हैं। अगर इन्वेस्टर को ज्यादा और जल्दी चाहिए तो उनको कम झटका नहीं मिलेगा। सो इसीलिए द बेस्ट स्ट्रैटेजी वुड बी कि आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहिए। फिर हमने मिस्टर आनंद से ये डिस्कस किया कि अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में जनरली लार्ज कैप बायर्स देखा गया है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मिस्टर आनंद सेज कि जो लार्ज कैप एज अ कैटेगरी है वो काफी अट्रैक्टिव है एंड इट हैज अ लॉट ऑफ बेलवेदर स्टॉक्स। अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड्स देखें तो वो जनरली उनका साइज बहुत बड़ा होता है, दे हैव वेरी ह्यूज AUMs। सो इन द लॉन्ग रन अगर आप बहुत ज्यादा पैसा जो है स्मॉल कैप स्टॉक्स या मिड कैप स्टॉक्स में एलोकेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो है फ्लेक्सी कैप फंड्स में लार्ज कैप एलोकेशन ज्यादा रहता है जिससे कि लिक्विडिटी बनी रहे। देन वी आस्क्ड मिस्टर आनंद अबाउट टाटा AMC स्ट्रैटेजी टू पिक स्टॉक्स फॉर देयर स्मॉल कैप फंड। तो मिस्टर आनंद सेज कि वो ऐसे कोई एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उनकी नहीं रहती है कि वैल्यू या ग्रोथ स्टाइल। व्हाट दे जनरली बिलीव इज टू पिक स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स एट रीजनेबल प्राइस। फिर हमने डिस्कस किया अबाउट फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। एंड मिस्टर आनंद सेज कि अगर हम कोविड क्राइसिस की बात करें, जब शेयर मार्केट गिरी थी तब बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास कैश पड़ा था, लेकिन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को सीज नहीं किया टू इन्वेस्ट मनी इन द शेयर मार्केट एट दैट पॉइंट। तो अगर हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स की बात करें तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में इक्विटी एलोकेशन को बढ़ा देते हैं जब मार्केट वैल्यूएशन कम होती है और इक्विटी एलोकेशन को कम कर देते हैं जब मार्केट वैल्यूएशन ज्यादा होती है। तो इसीलिए एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आप डेफिनेटली जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एज अ कैटेगरी है उसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर हमने मिस्टर आनंद से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड मिस्टर आनंद सेज कि आइडियली जो मार्केट नॉइज है उसको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। सो दैट्स अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। आई होप आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद एवरीवन एंड डू सब्सक्राइब to the Grow Mutual Fund channel, and I'll see you next week. Thank you.
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.